Hello students, it's your economics class and today we will discuss the rest part of chapter 2 which we have discussed earlier, collection of data. Today's topic is information through questionnaires and schedules. इससे पहले हमने और भी मेथड्स पढ़े हैं जिससे कि हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पढ़ा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स। इस मेथड में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करता है किस मतलब क्या देख करके कि उसकी इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, वो क्वेश्चनर प्रिपेयर करेगा। क्वेश्चनर उसमें क्वेश्चनर मतलब कि उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसकी इंक्वायरी से रिलेटेड उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चनर प्रिपेयर करता है जिससे कि वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। और इसको कलेक्ट करने के क्वेश्चनर के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के वो दो मेथड इस्तेमाल करता है, या तो मेलिंग मेथड और एनुमरेटर्स मेथड। मेलिंग मेथड बहुत सिंपल है। मेलिंग मेथड में क्या करेगा, जो क्वेश्चनर्स है, जो उसने क्वेश्चन सेटअप किए हैं, जो क्वेश्चनर्स हैं, उनको वो क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेंट्स हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन है उनको मेल कर देगा, उनकी ईमेल आईडी पे मेल कर देगा और उसके साथ एक लेटर अटैच कर देगा। लेटर इज अटैच्ड विद क्वेश्चनर गिविंग द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। लेटर अटैच करेगा कि वो उसमें ये बताएगा कि उसका पर्पस क्या है, किस से रिलेटेड वो इंक्वायरी ले रहा है। और साथ ही ये भी एश्योर करेगा, उनको ये भी बोला जाएगा उस लेटर में कि आपको इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखनी है और आपको अपने आंसर्स जो हैं क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करके, एक रिक्वेस्ट की अपील भी करता है कि कंप्लीट करके आप उसको इन्वेस्टिगेटर के ही एड्रेस पे वो वापस से, या फिर इन्वेस्टिगेटर को वो वापस से उसको सेंड कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर्स को फिल करके। इसमें क्या करता है, क्वेश्चनर बना करके उनको इन्फॉर्मेंट्स के पास मेल किया जाता है। ओके, सुइटेबिलिटी कहाँ पे है, जहाँ पर स्टडी, जो एरिया है स्टडी का बहुत बड़ा हो, हमारा पॉसिबल नहीं हो कि हम उनके पास जा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फॉर्मेंट्स जो हो वो एजुकेटेड हो। ये तब भी एक वो है सुइटेबल है जहाँ पर हमारे इन्फॉर्मेंट्स एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, ईमेल वगैरह उनकी हो और वो ईमेल पे जवाब भी दे सकते हो। मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिकल है, घर बैठ के देना है, कुछ ऐसा नहीं है। ईमेल हमें क्या करना है, मतलब टाइम भी हमारा बच रहा है, मनी भी बच रहा है और एफर्ट भी बच रहा है। ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे पास, जिस इन्फॉर्मेंट की हमने मेल पे मेल किया है वही हमें जवाब देगा, उससे हमारे पास ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होगी। वाइड कवरेज, और इससे हम क्या कर सकते हैं, कम समय में बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। इसकी लेकिन डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स क्या हैं, सबसे पहले लैक ऑफ इंटरेस्ट। मेनली क्या होता है, जो इन्फॉर्मेंट्स हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन है उनके पास कोई भी ईमेल आई वो इंटरेस्टेड नहीं होते हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इंटरेस्ट की कमी हो सकती है कि मे भी वो क्या करें, रिटर्न ना करें, आंसर्स ना दें, उसको फिल करके वापस उसको जवाब ना दें, या इनकम्प्लीट आंसर्स दें। ठीक है, अगर कोई रिटर्न भी कर रहा है मे बी वो इनकम्प्लीट आंसर दे, जो मेन आंसर है वो ना दे। लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है। ये डाटा, ये जो मेथड है ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। सिर्फ क्वेश्चंस जो हैं अगर, क्योंकि व्हेन क्वेश्चंस आर नॉट प्रॉपर्ली रिप्लाइड दीज चेंजेस कैन बी चेंज टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। लिमिटेड यूज़ है, बहुत लिमिटेड है, क्योंकि पहली बात तो कोई ही है जो आपको आंसर देगा आपकी ईमेल का। साथ ही हर कोई नहीं है जो एजुकेटेड है। अगर अनएजुकेटेड इन्फॉर्मेंट्स हैं, नॉलेज ही मतलब इन्फॉर्मेशन ही हमें अनएजुकेटेड पर्सन से लेनी है, तो ये मेथड काम नहीं करेगा, तो इसका बहुत ही लिमिटेड यूज़ है। मेनली अगर नॉर्मली भी देखें तो बहुत ही कम ऐसे जो अपनी ईमेल आईडी वगैरह शेयर करते हैं या अपनी ईमेल आईडी देते हैं जिससे कि हम उनके पास तक अपना क्वेश्चनर पहुंचा सकें। बायस्ड है, ये इन्फॉर्मेशन बायस्ड हो सकती हैं। लेस एक्यूरेसी, और इसमें एक्यूरेसी की भी बहुत कमी है, लिमिटेड एक्यूरेसी है। इट मीन्स कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं या कुछ के एक्यूरेट आंसर ना दे वो, तो ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं इस मेथड में। नेक्स्ट है एन्यूमरेटर मेथड। एन्यूमरेटर मेथड में क्या है, इसमें भी क्वेश्चनर प्रिपेयर किया जाता है लेकिन इसमें हम मेल नहीं करते। जैसे हमने मेलिंग मेथड में ईमेल किया था, इसमें हम ईमेल नहीं करके हम क्या करते हैं, एन्यूमरेटर खुद इन्फॉर्मेंट के पास जाता है। जो एन्यूमरेटर होता है, जिनको जो इन्वेस्टिगेटर है वो चुनता है ना, कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करता है जिसके थ्रू अपनी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कराता है, तो वो एन्यूमरेटर होता है। तो जो एन्यूमरेटर होता है वो अपने आप ही क्या करता है, क्वेश्चनर को लेकर के किसके पास जाता है, इन्फॉर्मेंट्स के पास जाता है। जब वो इन्फॉर्मेंट्स के पास जाता है तो वो क्या करता है, वो उनसे क्वेश्चंस के जवाब पूछता है
ठीक है। अब इसको भी वो दो तरीके से कर सकता है। कैसे? या तो वो क्या कराए कि जब इन्फॉर्मेंट से क्वेश्चन पूछे और अपने आप फिल करे, या फिर हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेंट से क्वेश्चन, इन्फॉर्मेंट को फॉर्म दे दे और वो अपने आप ही क्या करेंगे, उस क्वेश्चनर के आंसर्स खुद से लिखेंगे। So, under this method, the enumerator himself fills the schedules after seeking information from the informants. Enumerators are those persons who help the investigator in collecting data. Enumerators वो person होते हैं जो investigator की मदद करते हैं, जिनकी मदद से investigator क्या करता है, किसी भी डाटा को कलेक्ट करता है। एनुमिरेटर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे शेड्यूल्स को फिल करना है, तो ये आपका हो जाएगा एनुमिरेटर्स मेथड। इसमें एनुमिरेटर खुद जाता है इन्फॉर्मेंट के पास और उससे द क्वेश्चनर विच आर फिल्ड बाय एनुमिरेटर देमसेल्फ बाय पुटिंग क्वेश्चन इज आर कॉल्ड शेड्यूल्स। वो क्वेश्चनर जिसमें एनुमिरेटर्स क्वेश्चंस पूछता है और खुद फिल करता है, उसको बोलते हैं शेड्यूल्स। क्या बोलते हैं उन क्वेश्चनर्स को? क्या बोलते हैं? शेड्यूल्स बोलते हैं। शेड्यूल और क्वेश्चनर में डिफरेंस होता है। क्वेश्चनर में क्या होता है कि सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि इन्फॉर्मेंट, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, वो खुद फिल करता है। और शेड्यूल में क्या होता है कि जो एनुमिरेटर होता है वो क्वेश्चन पूछता है और उनको क्वेश्चंस को उन इन्फॉर्मेंट से फिल ना करा करके वो खुद एनुमिरेटर ही खुद अपने आप फिल करता है, उनको बोलते हैं शेड्यूल। सो इसमें वो शेड्यूल फिल करता है, इट मीन्स पूछता है और खुद से फिल करता है। एनुमिरेटर अपने आप उनको क्वेश्चनर को फिल करता है, उसको बोलते हैं शेड्यूल। ये कहाँ पे सुइटेबल है? जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन लार्ज है वहाँ पे सुइटेबल हो सकता है मेथड, और जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में, जहाँ पर स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर की ज़रूरत हो, स्पेशलाइज और स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर की ज़रूरत हो, वहाँ पर ये मेथड सुइटेबल है। जैसे और साथ ही जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो लोकल लैंग्वेज को, मान लो हमें अदर एरियाज़ में करनी है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज हम नहीं जानते, तो वहाँ पे ये एनुमिरेटर मेथड काम कर सकता है कि वहाँ के जो लोकल पर्सन हैं उन्हीं को हम अपॉइंट करें और उन्हीं को वहाँ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि वहाँ से ये शेड्यूल आपको फिल करा के हमें देनी है। आप उनकी लोकल लैंग्वेज में उनसे बात करके ये फिल कर सकते हो। ये मेथड कहाँ पे मेरिट्स क्या है इसकी? वाइड कवरेज है, लंबा या मतलब बहुत बड़ा एरिया ये फिल वो कर सकता है, कवर कर सकता है। मेन जो इलिटरेट्स हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उनसे अगर हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है तो एनुमरेटर मेथड बेस्ट है कि वो अपना क्या करेंगे, शेड्यूल्स को फिल कराएंगे। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। इससे एक्यूरेसी, फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रहती है रिजल्ट में, क्योंकि स्पेशलाइज्ड एनुमरेटर्स के द्वारा ये सब किया जाता है। नेक्स्ट है पर्सनल कॉन्टैक्ट। इसमें मेलिंग क्वेश्चनर में तो क्या होता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, एनुमरेटर मेथड में पर्सनल कॉन्टैक्ट भी हो रहा है। जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो एनुमरेटर है, उसके पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेंट से हो रहा है। इन्फॉर्मेंट वो पर्सन जिसके पास इन्फॉर्मेशन है। इम्पार्शलिटी, इसमें पार्शलिटी नहीं है क्योंकि वो किसी के नॉलेज में नहीं है, क्योंकि एनुमरेटर्स दैमसेल्फ ढूंढो, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो एनुमरेटर्स के किसी काम की नहीं है, वो तो उसको किसको चाहिए, इन्वेस्टिगेटर को चाहिए। तो इसमें कोई पार्शलिटी की बात भी नहीं हो सकती कि हाँ नहीं ये इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, तो इसमें इम्पार्शलिटी होती है, इसमें कोई पार्शलिटी नहीं कर सकता। कंप्लीटनेस, और ये शेड्यूल्स जो है एक बहुत बड़ा एक मेरिट है कि अगर हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो वो सबके जवाब देगा। क्वेश्चनर में क्या था, अगर हम मेल कर रहे थे तो किसी के जवाब आ रहे हैं, किसी के जवाब नहीं आ रहे हैं। अगर हम शेड्यूल फिल कराएं एनुमरेटर के थ्रू तो उसमें सबके जवाब आएंगे, तो ये कंप्लीटनेस होता है। इट मीन्स कि अगर किसी से कोई हम इंक्वायरी ले रहे हैं किसी इन्फॉर्मेंट से, तो क्या होगा, वो हमें वापस से सारे जवाब देगा, तो उससे क्या होगा, हमारे जो शेड्यूल है, इट मीन्स हमें सबके आंसर्स मिल जाएंगे जो हम पूछना चाह रहे हैं, हमारे पास सबके जवाब होंगे। मेलिंग मेथड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेलिंग मेथड में हमारा कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, तो उसमें क्या होता है कि वो जो क्वेश्चंस उनको मुश्किल लगते हैं, जो क्वेश्चंस उनको लगते हैं कि नहीं जवाब देना चाहिए, तो वो छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा लेकिन शेड्यूल में नहीं है, एनुमरेटर मेथड में ऐसा नहीं है। इसके डिमेरिट क्या है, एक्सपेंसिव है, हमें एनुमरेटर्स को हायर करना पड़ता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर की भी ज़रूरत है। अवेलेबिलिटी ऑफ एनुमरेटर्स, कई बार क्या होता है, मतलब जो एक अच्छा एनुमरेटर है, जो एक क्वालिटेटिव या जो ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर है, कई बार अवेलेबल नहीं होता, तो अगर हम किसी से भी करा लेंगे तो एक्यूरेसी इन्फॉर्मेशन की ख़राब होगी। टाइम कंज्यूमिंग है, एनुमरेटर्स को टाइम लगता है, एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है पहले इन्फॉर्मेशन के लिए, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाकर के उनको भेजा जाता है, तो टाइम कंज्यूमिंग है।
प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए सूटेबल नहीं है ये। अगर मान लो कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करनी है गवर्नमेंट के द्वारा तो ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अगर कर रहे हैं तो वो फंड कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ये ठीक नहीं है। पार्शियल है, ये बायस्ड है, डाटा जो है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। मे बी समटाइम क्या करें कि एनिमेटर्स खुद अपने आप क्या करें कि अपना डाटा ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने के लिए किसी से ना पूछताछ करके कुछ गलत डाटा दिखा दें, तो ये सब हो सकता है। अब क्वेश्चनर्स और शेड्यूल्स कैसे बनते हैं और उनकी क्वालिटीज़ क्या होती है। अगर हम बात करें क्वेश्चनर और शेड्यूल्स, सेट ऑफ क्वेश्चंस इन क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स आर सिमिलर। क्वेश्चनर में और शेड्यूल में क्वेश्चंस तो एक टाइप के होते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन कैसे ली जा रही है, एंटायर इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेंट के द्वारा रिकॉर्ड होती है। क्वेश्चनर में क्या होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन कौन रिकॉर्ड करेगा, उसमें जो इन्फॉर्मेंट है, जिसके पास इन्फॉर्मेशन है वो खुद उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करेगा, वो क्या होगा क्वेश्चनर। और जिसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेंट ना फिल करके वो कौन फिल करेगा, एन्यूमरेटर, वो होती है आपकी शेड्यूल। अब क्वेश्चनर जो हम सेटअप करते हैं उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसा वो होना चाहिए। सबसे पहले ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए। ये नहीं कि हमने 50-100 क्वेश्चन दे दिए, 10 क्वेश्चन हो, 10 to 12 क्वेश्चन हो, 15 क्वेश्चन हो, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। सिंप्लिसिटी, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, लैंग्वेज इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए जिससे कि हर कोई इजीली समझ सके। प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए क्वेश्चंस का, इम्प्रॉपर ऑर्डर नहीं होना चाहिए कि पहले कुछ क्वेश्चन और पूछ लिया बाद में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, पहले पूछना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अनडिजायरेबल, कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसको हर एक को जवाब देने में थोड़ी सी हिचक हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, क्वेश्चंस जो हैं ऐसे हों कि जो आंसर दिए जाने लायक हो, ठीक है। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए क्योंकि हर किसी को कैलकुलेशंस क्या करेगी, बोर करेगी, तो आपस में वो क्या करेगा, वो क्वेश्चन या तो छूटेगा या फिर क्या होगा, वो मतलब जवाब नहीं दिया जाएगा उसका। प्री टेस्टिंग पायलट सर्विस, ये सर्वे होना चाहिए। इट मीन्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाने चाहिए ट्रायल बेसिस पर, कि कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे डाल दिए कि ट्रायल बेसिस पर हमने डाल दिए, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होने चाहिए जिससे कि स्टार्टिंग में ही लोगों को जवाब देने में आसानी लगे। इंस्ट्रक्शंस क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, क्रॉस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, साथ ही एक हमें रिक्वेस्ट भी डालनी पड़ेगी, प्लीज़ हमें रिटर्न कर देना, तो रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न जरूर होना चाहिए। क्वेश्चनर्स बनाते हुए मेन हमें ये ध्यान देना चाहिए कि सिंपल और ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस हो और साथ ही मल्टीपल चॉइस अगर क्वेश्चन हो तो वो ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा दो तरीके से हम कर सकते हैं। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो हम पहले से ही कलेक्ट किया हुआ डाटा दोबारा से कलेक्ट करते हैं। इसमें मतलब हम फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डाटा नहीं होता, ये सेकेंड हैंड डाटा होता है। तो इसके दो सोर्सेज हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश सोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, गवर्नमेंट कई सारी पब्लिकेशंस करती हैं, अपनी रूटीन की एक्टिविटी कई सारी स्टैटिस्टिक्स के रूप में वो पब्लिश करती हैं। कई सारा डाटा गवर्नमेंट जो कि फेयरली रिलायबल होता है वो डाटा आपका होता है, जैसे एग्रीकल्चरल क्रॉप से लेकर के या एनुअल सर्वेज ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये सब डाटा हम कहाँ से ले सकते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन से ले सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं, जैसे कुछ म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं या कुछ मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स होती हैं, वो भी अपना कुछ डाटा जैसे एजुकेटेड, हेल्थ, बर्थ, डेथ, इनसे रिलेटेड डाटा पब्लिश करती है, तो ये डाटा भी यूजेबल होता है, यूज़फुल होता है। तो ये भी आपकी क्या हो सकती हैं, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। नेक्स्ट रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज़ एंड कमीशंस, जितनी भी कमेटीज़ या कमीशंस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड है वो भी अपना डाटा बनाती है, रिपोर्ट बनाती है, तो उनसे भी हम हेल्प लेकर के जिसकी भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए ले सकते हैं। पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस, जैसे शुगर मिल हो गई, शुगर मिल एसोसिएशन हो गई, ये भी अपना क्या करती है डाटा, कि अपने प्रोडक्शन का डाटा, अपने रॉ मटेरियल कंजम्पशन का डाटा, ये सब क्या करती हैं, बार बार क्या करते हैं, उनको पब्लिश करती हैं, तो इनकी भी हम मदद ले सकते हैं अगर हमें इनसे रिलेटेड रिक्वायरमेंट है तो। पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन है, आपका अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, तो ये सब जो डाटा है ये भी अपनी रिसर्च जो कर रहे हैं, क्या रिसर्च एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो इनकी पब्लिकेशन से हम ले सकते हैं। जर्नल और पेपर जैसे इकोनॉमिक टाइम्स है, मैगजीन्स भी हैं, कॉमर्स, फैक्ट्स फॉर यू, ये भी अपना बहुत सारा स्टैटिस्टिकल डाटा है, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इनमें बहुत सारी होती है, तो इनसे भी हम मदद ले सकते हैं।
पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स, जो स्कॉलर्स होते हैं जो अभी रिसर्च कर ही रहे हैं उनकी पब्लिकेशंस, और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, ये हमारा क्या है, पब्लिश्ड सोर्सेज। इट मीन्स जो अपने डाटा को पब्लिश करते हैं मैगजीन में या किसी भी बुक में या किसी भी अपनी एक क्या कहते हैं कुछ पेपर वेपर में अपना जो भी पब्लिश करते हैं, ये हो गया हमारा पब्लिश सोर्सेज। जैसे UNO, IMO, वर्ल्ड बैंक, ILO, ये सब क्या करते हैं, ये भी अपना डाटा, या फॉरेन गवर्नमेंट ये भी अपना डाटा पब्लिश करती हैं। अनपब्लिश सोर्सेज कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ अनपब्लिश सोर्सेज भी हैं, वो भी दीज डाटा आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर जनरली फॉर सेल्फ यूज़ और ऑफिस रिकॉर्ड। अनपब्लिश्ड वो होते हैं जो गवर्नमेंट अपने सेल्फ यूज़ के लिए करती हैं, वो पब्लिक ऑफिस रिकॉर्ड के लिए होता है, वो पब्लिश नहीं किया जा सकता, तो उनकी भी हम मदद दे सकते हैं। अब जब हम सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं तो उसके लिए प्रिकॉशंस क्या लें। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी डाटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, हमारे पास जो इंक्वायरी का पर्पस है उसको सूट करता है नहीं करता है, या हमारा जो डाटा है वो एडिक्वेट है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, अगर हम मान लो डाटा कलेक्ट करें तो हमारे माइंड में ये सब पॉइंट होने चाहिए कि एबिलिटी टू कलेक्ट ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले ये चेक करना है कि जो एबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की जिसने डाटा कलेक्ट किया है उसकी एबिलिटी क्या है। इट मीन्स कि डाटा तभी यूज़ किया जा सकता है जब एक एबल या इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर के द्वारा क्या किया हो गया हो, कलेक्ट किया गया। उसका स्कोप क्या है, सबसे पहले कि कलेक्टिंग जो डाटा हमारा जो मेन डाटा है ऑब्जेक्टिव, वन शुड नोट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कलेक्टिंग डाटा एज वेल स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि जो हम डाटा यूज़ कर रहे हैं उसका स्कोप क्या है इन्वेस्टिगेशन का, तो ये भी हमें माइंड में रखना पड़ेगा। मेथड कौन सा कलेक्शन के लिए यूज़ किया है, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है किसकी एक्यूरेसी कम है। जैसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा थी और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की एक्यूरेसी बहुत कम। टाइम्स एंड कंडीशंस क्या रही हैं डाटा कलेक्शन की, जैसे वॉर टाइम्स में तो कोई डाटा कलेक्ट नहीं हो, मान लो ऐसे टाइम पे डाटा कलेक्ट हुआ तो हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी क्योंकि वो डाटा इनकम्प्लीट होगा। डेफिनेशन ऑफ यूनिट, ये ध्यान रखना है कि जो डाटा कलेक्ट किया है उसकी यूनिट क्या रही है मेजरमेंट की। ये ऐसा तो नहीं है कि हम प्रेजेंट में उसको स्टडी के लायक है या नहीं है, ठीक है। एक्यूरेसी, डाटा की एक्यूरेसी, ये भी हमें चेक करनी पड़ेगी कि डाटा ठीक है या नहीं है, तो ये इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो सोर्सेज है, 2 इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, वो हैं आपके सेंसस ऑफ इंडिया और आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। सेंसस ऑफ इंडिया हम जानते हैं, ये एक पब्लिकेशन है गवर्नमेंट की, जिसमें गवर्नमेंट जो है इट इज़ पब्लिश बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया, इनके द्वारा पब्लिश की जाती है बेटा। जो आपका रजिस्ट्रार जनरल होता है या फिर सेंसस कमिश्नर होता है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। इसमें हमारे किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, पॉपुलेशन के साइज से रिलेटेड और उससे भी और सारी चीज़ों से रिलेटेड, जैसे साइज, पॉपुलेशन का साइज़ की ग्रोथ रेट क्या है, पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, सेक्स कंपोजिशन क्या है, कितने मेल कितने फीमेल हैं, लिटरेसी की कंडीशन क्या है, ये सब इस इंफॉर्मेशन में होती है। अगर मान लो हमें इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें चाहिए लिटरेसी रेट से रिलेटेड, तो हम इससे अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसके अंदर होती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो सैंपल सर्वे होता है वो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन वो किसके रिलेटेड होता है, रूरल एज वेल एज अर्बन पार्ट की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनसे रिलेटेड। मतलब अगर हमें रूरल और अर्बन पार्ट की इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम NSSO से ले सकते हैं। जैसे कि हाउसिंग कंडीशन कैसी है, वाटर सैनिटेशन कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, पर्सनल डिसेबिलिटीज़, अगर किसी पर्सन कोई डिसेबल है तो वो उनकी क्या कंडीशन है, तो ये सब हम जान सकते हैं। जैसे लैंड, लाइफ स्टॉक होल्डिंग, हाउसिंग कंडीशन या माइग्रेशन, ये हम जान सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर क्या है अलग अलग एरिया में, सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम इंडिया के क्या हैं, मतलब कि किस तरीके से उनकी कमाई हो रही है जो हाउस होल्ड है इंडिया के, तो ये सब इन्फॉर्मेशन अगर हमें जाननी है तो हम NSSO से ले सकते हैं। So this is all about this chapter. It is very interesting and